Good morning students, this is Naveen Kumar and welcome to the Reference Convent School online classes. Dear students, previous class में हमने देखा कि हमारी फंडामेंटल राइट्स वो हैं वो क्या है, ठीक है। हमारे पास जो राइट्स हैं उनको मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया और ये आपके लिए एक होमवर्क भी है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। होमवर्क बता देता हूँ पहले आपके लिए होमवर्क किया है कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको लिखना है और मुझे ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर से और एग्जामिनेशन से हम अगर एक स्टेप आगे की बात करें, 2 स्टेप आगे की बात करें तो हमें एटलीस्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, वो हमको जरूर पता होना चाहिए। तो इसको आप बिल्कुल मिस मत करिए, ठीक है। ये आपके फ्यूचर में भी काम आने वाली चीज है, ठीक है। सपोज आप कहीं घूम रहे हैं, आपको किसी ने रोक दिया, ठीक है, उस टाइम क्या करोगे आप? आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या राइट्स है। आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, किसी ने आपसे घूस मांगी अपने काम करने के लिए, फिर क्या करोगे आप? तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या राइट्स हैं और आपकी क्या ड्यूटीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, अपने ना फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। तो हमने 8 फंडामेंटल राइट्स देकर हम 9th वाला देख रहे हैं, क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट मतलब क्या है? द 4th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड, दिस आर नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल आर गाइडलाइन फॉर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक पैराग्राफ टू मॉडर्न डेमोक्रेसी। मतलब क्या है? तो कुछ गाइडलाइंस हैं इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या है? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्राम्स के लिए हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी मतलब आज की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए। ऑल ऑफ दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी डायरेक्टली बाय कोर्ट बी इनफोर्स बट द फंडामेंटल इज गुड गवर्नेंस फॉर द कंट्री। मतलब हम जो हमारा कोर्ट है उसमें भी जा सकते हैं, हमारे जो गुड गवर्नेंस फॉर कंट्री, हमारे अच्छी कंट्री में अच्छा गवर्नेंस हो, उसके लिए अगर नहीं हो रहा है, कोई हमें ऐसा लग रहा है नहीं, तो हम उसमें कोर्ट में जा सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बता चुका हूँ आपको कि ऐसा जो है 18 ईयर्स अब जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो वोट कर सकते हैं। और आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, इसका नाम था 1 वोट पर वैल्यू। 1 वोट 1 वैल्यू 1%। वन वोट 1 वैल्यू, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब क्या है? सभी को वोट डालने का अधिकार है, एक समान सबकी वोट की वैल्यू है, ठीक है। और स्वतंत्र किसी भी पार्टी में किसी व्यक्ति को इलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या है? In India, institute has developed the principle of the single citizen. In a citizen, irrespective of her and her place of residence in this country, this responsible in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Assam, Punjab, etc. notes will of the states part of India. Its rights of the India can seek to employ that in various country and enjoy same rights where is the same. मतलब ये कि चाहे वो इंडिया का व्यक्ति हो, मतलब हमारे एमपी का व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, कहीं भी किसी स्टेट का हो, ठीक है, उसके लिए इक्वल राइट्स हैं, इक्वल उसके पास ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल राइट्स जो आपके पास है वही सिक्किम में, वही आंध्र प्रदेश, वही केरल के व्यक्ति के पास वही फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें बोला गया है सिंगल सिटीजनशिप। ये हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब हम बात करें ड्यूटीज की। तो द adopted by the constitution and respect the ideal and institution of national flag and the national anthem। मतलब ये हमारी सबसे पहली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ये है कि हमें अपने राष्ट्रीय जो नेशनल फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आप रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? आप
नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की, अब देखिए जब हम कहीं भी देखते हैं कि हमारा मतलब नेशनल एंथम कहीं हो रहा है या कहीं स्कूल में या कहीं ऑफिस में, तो हम वहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हम उसको एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सपोज कि हमारा नेशनल फ्लैग है, कहीं गिरा पड़ा है, किसी ने उसको मोड़ दिया, फाड़ दिया, कुछ भी, तो हम उसके लिए उसको सही कर सकते हैं। कोई उसके साथ गलत बिहेव कर रहा है या गलत चीज़ में उसको कर रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं। ये हमारा क्या है, ड्यूटी है। टू and follow the noble ideas which inspire our national struggle for freedom। मतलब नेशनल जो हमारे नोबल आइडियाज विच इंस्पायर, मतलब ऐसे आइडियाज जो हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, जो हमारा नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है उसके लिए हमें इंस्पायर करते हैं, ठीक है। हमें ऐसा कुछ सोचना है, ठीक है, मतलब हमेशा ऐसा सोचना है हमको कि हमें अपनी जो फ्रीडम है उसके बारे में, कि हमें फ्रीडम किस तरह से मिली है, उसकी रिस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, किसी को हर्ट ना करें, किसी को बेवजह परेशान ना करें, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी है। इस मतलब जो आपको फ्रीडम मिली है उसको एक तरह से आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, उसका सही यूज करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोसाइटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब क्या है, हमारी अपनी एकता और अखंडता हमारे कंट्री की उसको हमें बनाए रखना है। मतलब ये कि हमें किसी के धर्म को के आधार पर किसी को हर्ट नहीं करना है, उसके धर्म पर कुछ कमेंट नहीं करना है, किसी की जाति के बारे में कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। ये बात हमें उसको बिल्कुल ध्यान रखना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वेयर कार्ड टू डू सो। द डिफेंड ऑफ कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो, मतलब अगर हमको ऐसा कभी हमसे कुछ मतलब कंट्री में कभी कुछ बोला जाता है कि आप शांति बनाए रखें या ऐसा कुछ आकार मतलब पूरा बोला जाता है ना बहुत बार कि कोरोना के टाइम पे हुआ, ठीक है, तो उस तरह से हमें जो हमारे देश के हमारे जो कंट्री के जो हेड है वो हमें जिस तरह से कोई गाइड मतलब कोई हम निर्देश दे रहे हैं तो हम उसका पालन करना है, ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडियन ट्रांसजेंडर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रीजन एंड सिलेक्शन डाइवर्सिटीज। टू रिनोवेशन प्रैक्टिस डिरोगेटरी और टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, मतलब ये कि हमें सारे जो इंडियंस भाई बहन हैं हमारे महिलाएं हैं हमें सब इनकी रिस्पेक्ट करनी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ठीक है, वैल्यू हमें जो अपना कल्चर है उसकी वैल्यू बना के रखनी है, ठीक है, रिच हेरिटेज आवर कंपोजिट कल्चर। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ टू सेव कंपोजिट फॉर द लिविंग क्रिएचर, मतलब ये कि हमारा जो वन्य संप्रदाय है हमारे जो मतलब हमारे पास बहुत सारा जंगल है, ठीक है, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमारे जो वन्य जीव हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। जो नदियां हैं, ठीक है, जो रिवर्स हैं उनमें बहुत बार लोग देखा होगा आपने कचरा फेंक देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमारी ड्यूटी है, ठीक है। अब ये ड्यूटी क्यों है, क्योंकि हम इस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, हम अपने फैमिली में जब रहते हैं तो हमारे कुछ वहाँ पे राइट्स होते हैं और वहाँ पे कुछ हमारी ड्यूटीज होती हैं कि हम वहाँ पे गंदगी नहीं करें, हम जब भी गेट खोल लें गेट को लगाएं या जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं। आपके घर में आपकी कुछ ड्यूटीज होती है, वैसे ही आपकी कंट्री में भी आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, उसको आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, मतलब हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनको सेव करना है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, और वायलेंस मतलब कोई भी हिंसा नहीं करनी है। हिंसा मतलब किसी से मारपीट करना, ठीक है, वो हिंसा के लिए में आता है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन आवर स्पेस एंड विजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी सो दैट द नेशन consistency access to higher level of endeavor and achievement, ठीक है। To strive towards excellence in our separate individual and collective identity of the nation।
इसका आपको क्लियर हुआ? मैं आपको रीड करता हूँ। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी टू दैट द नेशन कंसिस्टेंटली। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है? कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है आपकी मतलब एक समूह, जैसे कि हम अभी इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे जब भी हम कहीं जाते हैं बाहर, कोई अदर से फॉरेन हमारे पास आता है, फॉरेनर कोई हमारे कंट्री में आता है, तो हमें ऐसा उसको रिप्रेजेंट उसके सामने ऐसा करना है कि हम वहाँ पे देश को पूरा कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं उसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज ये कि आप कहीं मेहमान के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको हो सकता है आपको कोई नहीं जानता हो, ठीक है, लेकिन जब आपके बारे में पूछा जाता है तो आप बोलते हैं कि मेरे पिताजी का नाम फला फला है, मेरी दादाजी का नाम फला फला है, मेरी मम्मी का नाम फला फला है, तो वहाँ पे आपको पहचानते हैं। तो आप जब कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आप पूरी फैमिली को और फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब वो आपको देखकर अंदाजा लगाते हैं कि ये फैमिली मतलब ये इस फैमिली से है, ये सब फैमिली से है, ये बच्चा अच्छी मतलब अच्छी इसकी फैमिली होगी, उसको संस्कार अच्छे दिए होंगे। तो इसी तरह क्या होता है जब हम कहीं किसी कंट्री में जाते हैं या कोई कंट्री में कोई कंट्री से कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आता है, तो हमें इसके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है अपने आप को कि हम पूरे वहाँ पे पूरे कंट्री को हम रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वो हमारे कंट्री के बारे में नहीं जानता, ठीक है, उसने सिर्फ सुना होगा या फिर कभी कभार नहीं आया होगा, लेकिन हम जो उसके साथ में करेंगे ना तो वो उसका जो परसेप्शन होगा हमारे कंट्री के बारे में, तो वो जो हमारे बारे में होगा वो हमारे कंट्री के बारे में होगा, ठीक है। Who is the parent of guardian of provide opportunity for education his child, or the case may be barred between the age of 6 and 14 years। मतलब ये who is parent गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, मतलब जो पेरेंट्स गार्डियंस अपने बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन की, और एज द केस में बी बार बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड, ये आपको है कि आपके एज ए पेरेंट एज ए गार्डियन कोई व्यक्ति है, आपके कोई फैमिली में कोई है, तो उसको आपको जो है एजुकेशन जरूर देनी है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, मतलब जो बेसिक एजुकेशन है वो उसको जरूर देनी है। सो विद दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग। इसके होम होमवर्क आप याद रखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स आपको लिखकर पोस्ट करना है। थैंक यू।